आराध्य के श्री चरणों में वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। वंदन साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी के चरणों में एवं समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आज के जो वर्कशॉप का टॉपिक है आर्ट ऑफ फॉरगिविंग, यानी क्षमा करना। इज इट सो इजी टू फॉरगिव एनीवन? नो, सो वी शुड हियर कि हाउ टू मेक इट इजी। So let me introduce Mr. प्रदीप जी चोपड़ा, आई लीड इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन से। सर, आपका अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। So sir, you can start. Let's hear how to forgive without wasting a single moment. Thank you अनुपमा जी, धन्यवाद। Thank you sir. जय जिनेंद्र, आराध्य के चरणों में मेरा नमन। और जैसा कि अभी आपने सुना कि ये एप्रोप्रिएट मंथ है, एप्रोप्रिएट टाइम है, हम इस क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा के बारे में हम जानकारी हासिल करें। देखिए, क्षमा नहीं कर पाना एक अपने आप में एक बीमारी है। मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि एक बीमारी है। जो लोग फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो क्षमा नहीं कर पाते, वो सबसे ज्यादा अपने को कष्ट देते हैं। जैसे मैंने वो एंगर के प्रेजेंटेशन में कहा था कि एंगर का एक मुख्य कारण ये भी है कि हम एक पास्ट में कोई बात हुई उसको भूल नहीं पाते, उसको याद कर करके अपने आप को कष्ट देते हैं, मेंटल और फिजिकल दोनों। तो जिस व्यक्ति ने हमको कोई कष्ट दिया या कोई दुर्वचन कहा या कोई हमको ह्यूमिलेट किया या हमको धोखा दिया, तो वो व्यक्ति सिर्फ एक बार हमको कष्ट देने का गुनहगार है। लेकिन हमने ना भूल के, उस घटना को ना भूल के अपने आप को बार बार कष्ट दिया। तो इतनी बार हमने कष्ट दिया, तो इसका गुनहगार वो व्यक्ति नहीं है, इसके गुनहगार हम खुद है। हम न भूलने की एक जो हमारी जो आदत है, या समझिए न भूल पाने की हमारे अंदर में कैपेसिटी नहीं है, उसके कारण हम अपने आप को कष्ट देते। तो फॉरगिवनेस या क्षमा जो है वो दूसरे के बेनिफिट के लिए, जिसको आप क्षमा कर रहे हैं उसका बेनिफिट जो भी है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे खुद के लिए है कि हम उस मानसिक क्लेश, उस मानसिक कष्ट से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो हम खुद है। और अगर हम ये नहीं कर पाते तो हम उस नहीं कर पाने के कारण से बार बार उससे व्यथित और उससे दुखी और उससे कष्ट पाते हैं। और कई बार ये कष्ट इतना बढ़ जाता है कि तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। आप देखेंगे हिंदुस्तान जो है वो हार्ट फेलियर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के सबसे ज्यादा मरीज हमारे देश में है। और उसका मुख्य कारण है कि हम मानसिक क्लेश, टेंशन और स्ट्रेस से ग्रसित है सबसे ज्यादा। और ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम भूल नहीं पाते, हम लोगों को माफ नहीं कर पाते। हम बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, इसको जीवन में उतार नहीं पाते। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, आपको कुछ एक टिप्स या कुछ एक टेक्निक मिली जिससे आप लोगों को माफ कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने आगे। देखिए, ये एक बाइबल में है और कई जगह हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है कि टू अर्न इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हम में से कोई व्यक्ति नहीं है जिसने दूसरों को कष्ट नहीं दिया हो, जिसने दूसरों को कभी ना कभी मानसिक क्लेश या कोई बात ऐसी कह दी या कोई काम ऐसा कर दिया जिससे दूसरे को कष्ट हुआ। या हम जब खुद भी करते हैं, हम भी उसके विक्टिम हैं और हम उसको माने हम भी उसे माने हम उससे परे नहीं है। लेकिन फॉरगिवनेस, जो फॉरगिविंग की एक जो एक्टिविटी है, एक्शन है, वो डिवाइन है। वो
भगवान का काम है। मतलब वो अगर जब भी हम करते हैं किसी दूसरों को माफ, तो हम एक तरह से स्पिरिचुअल और एक डिवाइन एक्शन में आ जाते हैं। A wrong remembered, as I said, is pain relived again and again. And a wrong forgotten is pain no longer felt. आप अगर उसको भूल जाएं तो आप अपने आप को उस क्लेश से, उस कष्ट से अपने आप को मुक्त कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब पहली दफे किसी ने आपको हर्ट किया, उतना कष्टदायक नहीं था, लेकिन उसको बार बार याद करके हमने उसको जितनी बार हमने याद किया उतनी बार वो पेन बढ़ता जाता है, क्योंकि वो पेन जो है उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। और ये कांस्टेंट मेमोरी ऑफ दैट रॉन्ग इज वेरी वेरी पेनफुल, एंड देयरफॉर वी मस्ट डू समथिंग टू get ourselves free from that constant memory of pain. So it's always better to forgive and forget. और हमारे यहाँ जैनियों में तो खैर ये है ही, हमारे तो समझिए प्रतिक्रमण करते हैं तो रोज रात को हमको दूसरों को माफ करना है, दूसरों को क्षमा करना है, अपने आप को भी क्षमा करना है, उनसे क्षमा याचना भी करनी है जिसको हमने कष्ट दिया या हमारे कोई कारण से किसी को कोई हर्ट हुआ, मेंटल या फिजिकल या कोई भी तरह का, तो उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं और क्षमा करते भी हैं। ये रोज की प्रक्रिया है। अब आप देखिए इसके में कई चीजें हैं जो अपने डिस्कस करेंगे। इट इज मच इजियर टू फॉरगिव स्ट्रेंजर्स, जिनको आप नहीं जानते, जो आपके खास पास में नहीं, उनको फॉरगिव करना बहुत इजी है। आप चलते गए, कोई ने आदमी ने आपको कोई कुछ बोल दिया, या समझिए उसकी गाड़ी से आपके कपड़े खराब हो गए बारिश में, या कुछ ऐसी बात हो गई, आप थोड़ी देर गुस्सा होंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे। लेकिन आपके किसी अपने ने, आपके दोस्त ने, आपके सबसे प्रिय मित्र ने, आपके कोई रिश्तेदार ने, आपके कोई एकदम इमीडिएट रिलेशन में, जैसे बच्चे हैं, पिताजी हैं, हस्बैंड है, उनको माफ करना बहुत डिफिकल्ट है। उनको माफ नहीं करते, बहुत जल्दी माफ, उनकी थोड़ी छोटी भी बात को हमको बहुत बुरी लगती है और हम उससे निकल नहीं पाते, वो बार बार हमारे दिमाग में घूमती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और उस एक्सपेक्टेशंस के कारण हम उनको भूल नहीं पाते, उनके कोई भी कारण से, और अगर हमको कष्ट हुआ तो हम भूल नहीं पाते और हम माफ नहीं करते। जबकि उनको माफ करना ज्यादा जरूरी हमारे पास में है, उनको ज्यादा जरूरी माफ करना। और जैसा मैंने कहा कि इनएबिलिटी टू फॉरगिव इज ए टेरिबल डिजीज, ये बीमारी है एक्चुअली। जो लोग माफ नहीं कर पाते दूसरों को, वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जो बीमारी का कोई निदान नहीं है, और जिस बीमारी से बहुत ज्यादा कष्ट होने की संभावना है, जो एक बीमारी है जो और बहुत सारी बीमारियों को स्टार्ट कराती है। जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, और बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस, मेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे इस इनेबिलिटी ऑफ फॉरगिविंग अदर्स से शुरुआत होती है। सो ये फॉरगिवनेस की जो प्रक्रिया है, ये हमारे खुद के लिए है, हमारे खुद के अच्छी हेल्थ, मेंटल पीस और परफॉर्मेंस इम्पेडिमेंट ना हो, हम अच्छी तरह अपने जो भी कार्य हैं उसको कर सकें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रोज इस प्रक्रिया से गुजरें और लोगों को माफ कर दें। अच्छा, एक और बीमारी है कि गिल्ट इज इनएबिलिटी टू फॉरगिव आवरसेल्फ। ये भी एक है। आपने कोई एक गलती की, मेरे पास बहुत सारे बच्चे, ये हम लोग जब इसका फॉरगिवनेस का क्लास करते थे जेडी बिरला में स्टूडेंट्स के साथ में, तो हम हमारे एक और प्रक्रिया होती थी कि बच्चों को आके बोलना पड़ता था कि ऐसी क्या घटना हुई जिसमें तुम किसी को फॉरगिव नहीं कर सक रही हो और तुम अपने आप को भी फॉरगिव नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बच्चे शेयर किए कि मेरी दादी जी लास्ट दिन मेरे को बोली आने के लिए और मैं गई नहीं क्योंकि मुझे परीक्षा में बैठना था। मैं जब वापस आई परीक्षा से तो मुझे पता चला दादी जी का देहांत हो गया, और मैं सर आज तक अपने आप को माफ नहीं कर सकी कि मैं कैसे नहीं गई दादी जी के पास में। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है हमारे खुद के साथ जिसमें हम खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हम अपने आप, अरे आप कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी है, आप गलतियां कर सकते हैं, आप गलतियां करते हैं तो आप अपने आप को भी माफ करिए। ये नहीं दूसरों को खाली माफ करना है, अपने आप को भी माफ करना जरूरी है। हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं, हमसे गलतियां होगी, हम ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग की गलतियां होनी स्वाभाविक है। इसलिए हमको अपने आप को भी माफ करना हमारे लिए सहज होना चाहिए। क्या हुआ अगर मैंने कह दिया
मैं जाके माफ़ी मांग लेती हूँ या मैं अपने आप को भी माफ़ कर देती हूँ। ये अदरवाइज ये गिल्ट बहुत डिस्ट्रक्टिव है, ये हमको अंदर से अंदर खाए जाता है और हमको बहुत मेंटल स्ट्रेस और मेंटल अशांति का एक माने ये है। सो लेट्स फॉरगिव एवरीवन फॉर एवरीथिंग, इवन एनीबडी हु हैज समबडी हु हैज ह्यूमिलेटेड अस पब्लिकली, और जिसने हमको हमारे को बहुत कष्ट दिया या हमको धोखा दिया या हमारे एक्सपेक्टेशंस में ना उतरा खरा, जो भी है, आप हमारे जैसे प्रतिक्रमण की प्रक्रिया है रोज लोगों को माफ करना और लोगों से माफी मांगना, वो हमको एक दैनिक दिनचर्या में हमको ढाल लेना चाहिए। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं कैसे माफ करूं। देखिए, एक तो ये है कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट इट ऑन हेटिंग पीपल। हमारे पास इतना कम समय है, जिंदगी हमारी इतनी छोटी है, इसको हम इन सब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन में वेस्ट ना करें। एक तो सबसे बड़ा तो ये कारण हो सकता है कि हम क्यों लोगों को माफ करें। इसका कारण है कि ये लाइफ इज टू शॉर्ट, और हम जब माफ नहीं करते तो हम खुद सबसे ज्यादा कष्ट पाते हैं। इसलिए हमको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमको हमारी जिंदगी को भरपूर जीना है। तो जब हम अगर इसको माफ करने को अडॉप्ट कर लेते हैं ऑन ए डेली बेसिस, तो हम एक अपने जीवन से सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स, जो सबसे कष्टदायक एक हमारी जो आदत है या हमारी एक हैबिट है, उससे हम अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी हैप्पीनेस को रुइन करने का कारण है हमारे कुछ दूसरों के किए हुए चीजों को, जिससे हमको कष्ट हुआ है, उसको न भूल पाने की क्रिया। तो इट इज बेटर टू फॉरगिव 10 हर्ट्स देन अलाउ अ बिट ऑफ एंगर टू पॉइजन आवर माइंड। ये तो आपको समझ अभी तक आ ही गया होगा। एंड कंपैशन एंड फॉरगिवनेस इज अ पावर टू हील। तो कंपैशन होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बहुत इंस्टेंस बताता हूँ जो मेरे जीवन में घटा। मेरे पिताजी को, जब मैं 10-12 साल का था, तो मेरे पिताजी को एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। उस नर्वस ब्रेकडाउन में ये हुआ था कि वो उनको फिट आते थे, जिसको हम लोग सन्नीपात बोलते हैं। तो उनको जब फिट आता था तो उनमें इतनी शक्ति आ जाती थी कि वो ऐसे माने लोग तोड़ा ताड़ी के माने ही यूज्ड टू थ्रो थिंग्स, एंड उनको दो पहलवान लोगों को पकड़ के रखना पड़ता था। उनमें इतनी शक्ति आ जाती थी कि वो मतलब 2-3 आदमी के बिना वो पकड़े नहीं जाते थे। एंड ही यूज्ड टू बिकम वेरी वायलेंट। उनका इलाज जो है वो रांची के जो मेंटल हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर डेविस थे उस समय में। डॉक्टर डेविस उनका इलाज कर रहे थे और उनका इलाज हो रहा था। तो उनका क्या था कि वो कभी वायलेंट हो जाते थे, वापस कभी नॉर्मल हो जाते थे, और हमको पता ही नहीं चलता था कि कब वो वायलेंट हो गए, कब वो नॉर्मल हो गए। और जब वो वायलेंट होते थे तो घर में एक नर्स, मेल नर्स रहता था, जो उनको एक कॉम्पोस, उस जमाने के कॉम्पोस का इंजेक्शन दे देता था। तो कॉम्पोस का इंजेक्शन देने से वो सो जाते थे। मतलब वो दैट यूज्ड टू वर्क एज कामिंग ड्रग। तो जब उनको पता चला मेरे मामा जी को कि इस तरह की कोई बात हो गई, तो उस टाइम वो बॉम्बे में रहते थे, तो वो सीधे एयरपोर्ट से आए कलकत्ता, और एयरपोर्ट से सीधे हम लोग बालीगंज सर्कुलर रोड में एक बंगले में रहते थे। तो वो आए, और उस टाइम करीबन मेरे ख्याल में 11 बजे होंगे, 11 साढ़े 11 बजे होंगे। मेरी मदर जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के कुछ खाना खा रही थी, और वो आए, बोले कि जी बनो सकट है। तो बोली कि वो बेडरूम में है। तो वो तो मम्मी उठी नहीं, वो अपना बेडरूम में गए, और उस टाइम में वो उनके जो मेल नर्सेस थे उनको स्पॉन्ज वगैरह करके उनको ऐसे तैयार व्यार कर दिए थे। और वो बैठे हुए थे बिस्तर के ऊपर, और दोनों तरफ वो एक नर्स था, 2 आदमी जो उनको पकड़ने के लिए जब वो वायलेंट हो जाते थे वो खड़े थे। और ये मेरे मामा जी गए और उनको पास में जाके उन्होंने कहा, अरे बेनोई साहब कैसे हैं। उसी क्षण मेरे पिताजी को फिट आया, किसी को पता नहीं चला। वो ऐसे घूमे और देखा मामा जी को, और आप देखा ना था, एक जोर से थप्पड़ मारा उनको। इतना जोर से थप्पड़ पड़ा उनको कि वो ऐसे जाके दूर में जाके गिरे। माने वो पूरा शरीर उनका ऐसे माने हवा में उछल के जाके, क्योंकि उसमें उस टाइम इतनी शक्ति आ जाती थी, वो ऐसे जाके दीवार में मैंने हिट किया उन्होंने, और उनके गाल पे ऐसे 5 उंगलियां ऐसे छप गई और खून निकल आया चेहरे के ऊपर में। माने जब ऐसे आवाज आई तो मेरी मदर उठ के वहां से आई कि हुआ क्या। तब तक उन दोनों जो उनके मेल
जो जो अटेंडेंट थे उनको समझ में आ गया कि इनको वायलेंस माने उनको फिट आया हुआ है। उन्होंने उनको पकड़ा और वो एक जो मेल नर्स थी उसने उनको इंजेक्शन दे दिया और वो वहां सो गए। अब मेरे मामा जी को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या यार ये, मैंने एक जोर से इतना जोर तमाचा पड़ा। मेरी मदर आके देखी, वो बोले क्या हुआ। अब उनको मेरी मदर ने कहा भाई हमको तो समझ नहीं आता, इनके तो फिट आ गया। बोले मैडम इनको फिट आ गया, ये तो ऐसे तमाचा जड़ दिया इनको। मेरी मदर ने बड़ा उनके गाल में एकदम क्रीम व्रीम लगाया, बाहर लेके आई, उनको ऐसे शांत किया। अब उसके बाद खाना वाना खा लिए। 4 बजे उनका वो जो काम्पोस इंजेक्शन का जो असर था वो खत्म हो गया, वो वापस उठ गए। अब नाउ ही वाज नॉर्मल। अब वो पूछे कि वो नॉर्थन बाबू कहाँ है, तो बोले जी वो आ गए। बोले कि अच्छा बुलाओ, मिलना है उनसे। अब मेरे मामा जी को बोले को बुला रहे हैं। अब मेरे मामा जी की तो एकदम आप समझ सकते हैं कि हालत क्या हो गई। वो बेचारे डरते डरते गए उनके पास में। अब मेरे फादर पूछते हैं कि अरे आपके गाल में क्या हुआ। अब वो क्या बोले, गाल में क्या हुआ, गाल में थप्पड़ आपने जड़ा है। नाउ ही डिडंट से एनीथिंग, बोले नहीं ऐसे कुछ लग गई और सब। अब आप ये बताइए कि मेरे मामा जी के मेरे पिताजी से गुस्सा थे? नहीं थे गुस्सा। वो 7 दिन वहीं रुके हमारे यहाँ। उन्होंने ये मैंने तय किया कि हमारे फादर चूंकि बीमार हैं तो उनकी ऑफिस से पैसा आ जाए टाइमली और मेरी मदर को कोई कष्ट नहीं हो, हम लोग स्कूल जा सके। वो अपना बेचारे 5 दिन फिर वो डिविस के लिए वेट भी किए। डिविस आया, उससे पूछा कि भाई क्या इलाज हो रहा है, इनको कहीं और ले जाए या आपका इलाज ठीक है। सब कुछ कर करा के 7-8 दिन बाद वो वापस गए। इतना जोर थप्पड़ खाया उन्होंने, उसके बाद भी मामा जी का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उन्होंने उनका कोई गुस्सा नहीं आया मेरे पिताजी पे। अब आप एक बात बताइए कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में मेरे पिताजी ने अगर थप्पड़ मार दिया होता उनका तो क्या होता। मेरे ख्याल में दोनों जन जिंदगी भर बात नहीं करते। एक ही एक्शन और 2 रिएक्शन। क्यों हुआ? इसलिए ये इसलिए हुआ कि उनको पता था कि उन्होंने जो ये एक्शन किया है ये इनके बस में नहीं था। ये उन्होंने बेबस होके बीमारी के इन्फ्लुएंस में आके उनको थप्पड़ मारा है। उन्होंने इंटेंशनली नहीं मारा है। आपको एक बात बता दूं, जो आदमी आपको ह्यूमिलिएट करता है, जो आदमी आपको नीचा कर दिखाने की चेष्टा करता है, जो आदमी आपको कष्ट देता है, जो आदमी आपको हर्ट करने वाली भाषा का प्रयोग करता है, वो भी बीमार है। अगर वो बीमार नहीं होता तो वो इस तरह की बिहेवियर नहीं करता। वो मेंटली सिक है, आपको दिख नहीं रहा है कि वो मेंटली सिक है, लेकिन एक्चुअली वो मेंटली सिक है। अगर आप ये तय कर लें कि जो आदमी आपको जानबूझ के इनसिक्योरिटी वश या अपने कोई मेंटल स्ट्रेस टेंशन या मेंटल कोई के कारण आपको नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहा है, आपको कष्ट देने की चेष्टा कर रहा है, आपको मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करने की चेष्टा कर रहा है, वो मेंटली सिक ही है। अगर आप ये आपको पता चल जाए कि वो मेंटली सिक है, इसके आदमी का बुरा क्या मानना। ये तो मेंटली सिक है, इससे तो हमको सहानुभूति करनी चाहिए। इस पर गुस्सा करके हमको क्या फायदा है, कि आदमी तो खुद बीमार है। अगर इस तरह का हमारा रिएक्शन होगा तो हमारे लिए बहुत सरल है उसको माफ करना। आपको मैं बता दूं ये सच है। जो आदमी इस तरह के बिहेवियर करते हैं जिससे आपको कष्ट देते हैं, जिनको इस तरह कष्ट देने में, आपको एक साइकोलॉजी में टर्म है, जो आदमी दूसरों को कष्ट देके जिनको आनंद आता है वो मेंटली सिक है, इनकी बीमारी है, उनका बीमारी का इलाज होता है। वो बीमारी 10% हो सकती है, 50% हो सकती है, 100% हो सकती है, पर एक्चुअली वो बीमार है। अगर बीमार है तो आपको उसका क्या बुरा मानना, बीमार आदमी है। जैसे मेरे पिताजी बीमार थे और मेरे मामा जी को कोई बुरा नहीं लगा, आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और एक बात बता दूं मैं आपको, कोई व्यक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकता। हमको लगता है कि उसके कारण मेरा नुकसान हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब टेलीविजन का बिजनेस कर रहा था तो हमारे एक पार्टनर थे, उन्होंने बहुत मतलब उन्होंने सारा रुपया वहां से गबन कर लिया, उन्होंने साइफन कर लिया, वो कंपनी की हालत खराब कर दी। मेरी उस कंपनी की और मेरी हालत ये हो गई कि मुझे वो कंपनी को छोड़ के आई हैव टू लीव एंड कम इनटू रियल एस्टेट बिजनेस। बहुत सालों बाद वो आए मेरे पास में और आके मेरे को बोले कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने गलती की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे को माफ कर दो। मैंने कहा अरे आपने क्या आपको क्या है, आप तो मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं। आप अगर वो नहीं करते
तो मैं आज आपकी अब उस दुकान में बैठ के टेलीविजन की रिटेलिंग करता रहता। 80 रुपया मार्जिन था हम लोग का। मैं इतने बड़े बिजनेस में, इतने रियल एस्टेट का इतना बड़ा एम्पायर मैं क्रिएट ही नहीं कर सकता था, मैं वो दुकान में बैठा रहता। तो आप तो मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, आपके कारण मुझे वो छोड़नी पड़ी दुकान और मैं आके रियल एस्टेट का बिजनेस किया। आप इस बिल्कुल ही मन में मत रखिए कि आपके कारण मेरा कोई नुकसान हुआ है, मेरा तो फायदा ही हुआ है। आप देखेंगे वो दूसरा व्यक्ति चाहे कितनी चेष्टा करे आपका नुकसान करने के लिए, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये पपेट है। वो डिवाइन प्लेयर के हाथ में, वो डिवाइन प्लेयर ऊपर है। वो डिवाइन प्लेयर जो है वो गेम खेल रहा है, वो गेम का सिर्फ वो एक प्यादा है जो जिसके थ्रू आपका जीवन पलट रहा है। और आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट होगा। लेकिन ये आपको बात समझ में आएगी परसों बाद, आपको उस टाइम समझ नहीं आएगी। और मैं एकदम, मेरे कन्विंसिंग है कि आपका आपके जीवन में जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। चाहे उस टाइम आपको लगेगा कि खराब हो गया, मैं फेल हो गई और मेरा इसके कारण नुकसान लग गया और इसके कारण मेरी इज्जत खराब हो गई। मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें लोगों का ह्यूमिलिएशन हुआ, जिनमें लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें लोगों ने कई चीजों को खोया। इसके बाद उस खोने के कारण वो ऐसे मुकाम पे पहुंचे जिसमें वो पहुंच ही नहीं सकते थे अगर वो खोने की प्रक्रिया नहीं होती, वो ह्यूमिलिएशन नहीं होता, वो सेटबैक नहीं लगता उनको। ये सेटबैक जो ना, ये ब्रेक्स हैं। और जो आदमी आपको सेटबैक देने की चेष्टा कर रहा है वो अपने आप में सोच रहा होगा कि आपका नुकसान कर रहा है, लेकिन उसके नुकसान सोचने से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। तो ये अगर आपको समझ में आ जाए कि आपको कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आप का ऊपर में जो बैठा है ना, वो जो हवा है जो उस शमा को बुझाने के लिए आ रही है, वो हवा ही फानूस बन जाएगी और आपको बचाएगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच यू टुगेदर विथ योर गॉड कैन नॉट सॉल्व और कैन नॉट हैंडल, एंड देयरफॉर यू शुड बी फियरलेस। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितनी चेष्टा कर ले। मैंने तो ये 50 बार अपने जीवन में देखा है कि लोगों ने एक बड़ी चेष्टा की, लेकिन मेरे को उनके कारण से वो सोच रहे थे कि मेरा नुकसान होगा, मेरा फायदा ही हुआ। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप सोचिए मत कि कोई आपका नुकसान कर सकता है, आपका नुकसान कोई नहीं कर सकता। सम टाइम हम लोग कहने को कह देते हैं कि तुमको माफ किया, लेकिन हमारे मन से वो माफी निकलती नहीं है। तो ऐसी माफी करने से कोई फायदा नहीं। हमको मन से माफ करना है, हमको अपने आप को मुक्त करना है उस जंजाल से, उस नेगेटिव इमोशन से, उस नेगेटिव फीलिंग से। तो हमको दिल से माफ करना है। तो दिल से माफ करने का ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को उसको पास जाके वापस विक्टिम बने, ये मतलब नहीं है। उससे हमको अपना बचाव करना है। अब आप सोचिए, मेरे पिताजी ने फिट की अवस्था में मामा जी को एक थप्पड़ लगा दिया, अब वो वापस फिट की अवस्था में उनके पास जाएंगे तो वापस थप्पड़ लगाएंगे, तो उनको तो बचाव करना पड़ेगा ना। माफ करने का मतलब है कि हम ये नहीं कि हम अपने आप वापस जाके वो फिर अगेन हर्ट हो। हमको हमारा बचाव तो करना जरूरी है। हमको समझ में आ गया कि ये आदमी भैया बीमार है, ये एक बार मेरे को हर्ट किया, ये बार वापस करेगा, ये वापस ये रिपीट करेगा, क्योंकि ये इसकी बीमारी, ये इसका कैरेक्टर है। तो हमें हमारा बचाव तो करना है। माफी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को वापस उसके हाथों में जाके वापस हर्ट। एंड फॉरगिवनेस इज अनकंडीशनल। ये नहीं है कि हम आपको फॉरगिव जब करेंगे जब आप ये करेंगे, कि वो आदमी बदलेगा नहीं। वो आदमी कभी आपकी कोई चीज को बदलेगा नहीं। इसलिए आपकी माफी के साथ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, वो आदमी वैसे ही करेगा वापस। लेकिन हम हमारी मुक्ति चाहते हैं उस स्ट्रेस से, इसलिए हम माफ कर देंगे। तो फॉरगिवनेस इज रियली एम्पावरिंग आवरसेल्फ। हमको अपने आप को एम्पावर करना कि हम एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएं उस फॉरगिवनेस से कि दूसरों की हरकतों से, दूसरों के एक्शन से हम हर्ट नहीं होंगे। हम अपने आप को दूसरों की हरकतों से याद कर करके अपने आप को बार बार हर्ट नहीं करेंगे। तो फॉरगिवनेस वो कवच है जिसके कारण हम इन संसार के जो लोग हैं, जो जिनके कारण, जिनके एक्शन से, जिनकी बातों से, जिनकी कटाक्षों से हम हर्ट
हो सकते हैं वो हम हर्ट नहीं होंगे, हम अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करेंगे। So, कई लोग बोलते हैं आई कैन फॉरगिव बट आई कांट फॉरगेट। दैट्स नो फॉरगिवनेस। Yeah, you are still victimized by that not forgetting. So you have to forget. You have to erase that from your memory. उस चीज को एकदम अपनी मेमोरी से हटा दीजिए, उसको आप वापस याद ही मत करिए। So it has to be erased out of our memory. And हम जाकर उसको बोल सकते हैं, भैया हमारे को कोई गिला शिकवा नहीं है आपसे, आप कोई आपसे रिवेंज नहीं लेने में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं आपको बुरा करने में इंटरेस्टेड हूँ, ना आपकी बात में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं वापस आपके पास आऊंगा, मैं आपसे दूर ही रहूंगा, लेकिन मेरे पास कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं कोई आपके कोई इक्वल होना नहीं चाहता। एंड कई बार तो मैं आप कैसे लोगों को जानता हूं जो उनसे खफा है, जो आदमी ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जो चले गए ऊपर, उनकी भी बात सोच सोच के गुस्सा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, हमारे घर में ही है, कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है, पिताजी की बात सोच सोच के, पिताजी ने कभी बोला था जीवित अवस्था में कोई बात, उसको लेके आज गुस्सा हो जाता। अरे यार वो तो चले गए यार, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फिनिश्ड, ही इज नो लॉन्गर देयर। क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्यों उस बात को बार बार सोच रहे हो? एंड हम अपने आप को माफ करना भी जरूरी है, हम अपने आप को भी माफ कर देना चाहिए। वो भी आज सोचना चाहिए कि मैंने अपने आप को अपनी गिल्ट भावना से, अपनी हीन भावना से अपने आप को मुक्त किया। मैंने गलती की थी, मेरे से गलती हो गई, मैं अब अपने आप को माफ करती या माफ करता हूँ। Then I'm freeing myself from all kinds of external influences and internal influence. हम अपने आप को और दूसरों को सबको माफ कर देते हैं। उसको माफ करके हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं उस नेगेटिव इमोशन से, उस नेगेटिव फीलिंग से। एंड जैसा हम जैन लोग करते ही हैं, रोज जो प्रतिक्रमण करते हैं शाम को, तो प्रतिक्रमण जब करें तो हम दिल से करें। प्रतिक्रमण करें तो कंप्लीट प्रतिक्रमण करें कि भाई मेरे किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरा कोई विद्वेष की भावना नहीं है, कोई रिवेंज की भावना नहीं है, मुझे कोई बदला लेना नहीं है, मुझे कोई किसी के साथ कोई किया है मैं उसको माफ करता हूँ, और मैं अपने आप को भी माफ करता हूँ और उससे माफी भी मांग रहा हूँ। अब मैं आपको एक बाइबल में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो सुना देता हूँ आपको। एक राजा था जिसके राज्य में ये नियम था कि अगर कोई जो लगान या कर देना है वो सोने के सिक्कों में देना है, अगर कोई एक सिक्का कर कम देता है तो उसको एक कोड़े की सजा होगी। तो राजा के नीचे एक जमींदार थे, उनको 1000 सिक्के देने थे राजा को, और राजा को उन्होंने जाके कहा कि इस बार तो मेरी खेती बहुत खराब हुई है, अकाल पड़ा हुआ है, मैं 1000 सिक्के देने की पोजीशन में नहीं हूँ, ये 100 सिक्के आपको दे रहा हूँ, 900 सिक्के का मेरा लगान माफ कर दिया जाए, मैं 900 कोड़े खाने के में नहीं हूँ। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है। राजा को पता था कि उस टाइम में बहुत अकाल पड़ा हुआ था और खेती हुई नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैंने माफ कर दिया। वो जमींदार अपनी जमींदारी में आता है, वहां पता चलता है उसको कि जो एक किसान जिसको उनको 10 सिक्के देने थे, उस किसान ने आके कहा कि भाई मेरे पास तो एक ही सिक्का है, तो बहुत खराब फसल हुई है, ये हुई है। तो उसने कहा कि बोले नहीं नहीं, तुम एक सिक्का कैसे दे सकते हो, तुम अगर एक सिक्का दोगे, नहीं दोगे तो फिर बाकी किसान भी ऐसे ही करेंगे, मेरे तो सिक्के ही नहीं आएंगे, फलाना ढिमकान, अगर नहीं दोगे तो तुमको तो सजा होगी, वो कौड़े की जो सजा है वो तुमको भुगतनी पड़ेगी। तो वो बोला भाई मेरे पास तो है नहीं, आप कौड़े की सजा देना चाहे तो दीजिए, मैं तो मेरे पास तो एक ही सिक्का है। उसने एक सिक्का दिया और उसको सजा दे दी। जमींदार ने 9 कोड़े खाने की, वो 9 कोड़े जैसे ही लगे वो किसान तो अधमरा हो गया, उसने खटिया पकड़ ली और बहुत ही वो कष्ट में गया, क्योंकि 9 कोड़े इतने। ये थोड़े दिन बाद खबर राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा यार जिसको मैंने 900 सिक्कों की माफी दे दी, उस आदमी ने 9 सिक्के की माफी नहीं दी अपने किसान को, बुलाओ उसको। बुलाया तो उसको कहा कि अरे तुमने उस किसान को 9 सिक्के की माफी नहीं दी और तुमने उसको कोड़े मारे, अब तुम 900 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने जो नहीं किया वो अब तुम भी भुगतो उसको।
अब आप सोचिए कि 900 कोड़े कौन खा सकता है? 900 कोड़े खाने के पहले उस जमींदार की मृत्यु हो गई। तो जब हम लोगों को माफ कर देते हैं तो हम दूसरों से माफी और खासकर भगवान से माफी पाने के इंटाइटल हो जाते हैं। हमें भी ये यूनिवर्स, आप कहिए चाहे भगवान कहिए चाहे कुछ भी नाम से कहिए, ये यूनिवर्स अपने नियम से चलता है। इसमें कुछ नियम है जो नियम शाश्वत है। उस नियमों से कोई, हमारे यहाँ तो आपको पता होगा कि तीर्थंकर भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जब महावीर दीक्षा लिए और इंद्र आ गए उनको बचाव करने के लिए, उनको कहा, इंद्र को कहा कि तुम जाओ यार, तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे कर्मों का सींचना कैसे होगा? मुझे अपने जो कर्म किए पिछले जन्मों में उसको भोगना है, और उसके भोगे बजाय मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ये शाश्वत नियम है। ये शाश्वत नियम जो है वो हर के ऊपर लागू है, तीर्थंकर और सिद्धों के ऊपर भी लागू है। तो हम पर तो लागू है ही। तो जब हम लोगों को माफ करते हैं इजीली, उनके प्रति कोई क्लेश नहीं रखते, कोई द्वेष नहीं रखते, कोई मन में कोई बुरी भावना नहीं रखते, तो हमको भी माफ करने का इंटाइटलमेंट मिल जाता है। हम भी तो गलतियां करते हैं, हम भी लोगों को कष्ट देते हैं, हम भी लोगों को स्ट्रेस और टेंशन देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम इस तरह का रवैया अपनाते हैं, लोगों को इजीली माफ कर देते हैं, तो हमको भी ये पूरा यूनिवर्स माफ कर देगा। ये यूनिवर्स का एक नियम है, शाश्वत नियम। तो हमें माफ करने से न सिर्फ हम अपनी मेंटल पीस, हम अपनी शांति को हम गेन करते हैं, बल्कि साथ साथ में हम हमारी गलतियों की माफी भी हमको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं मिलता है यूनिवर्स से। तो ये एक और बोनस है, माफी। लोगों को माफ करने के लिए हमको ये बोनस भी यूनिवर्स से मिलेगा। इसलिए माफ करना, ये क्षमा याचना दिवस हमारा जो है संवत्सरी के बाद वाला दिवस, और ये क्षमा याचना की जो प्रक्रिया हम लोग प्रतिक्रमण में रोज करते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सिर्फ जैनियों के धर्म में ये प्रैक्टिस किया गया है, बाकी लोग नहीं। तो हम बहुत भाग्यशाली कि हमको इस तरह का धर्म मिला जिसमें इतनी बढ़िया ये प्रैक्टिस और इतनी बढ़िया चीज़ है। मुझे लगता है कि हम इसके बाद हमारे लिए माफ करना सहज हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमको कष्ट देता है या वो एक तरह से मेंटली सिक है, और अगर मेंटली सिक है तो उसका बुरा क्या मानना, उसको माफ कर देना चाहिए। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। अब आप के कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछिए, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। यस सर, थैंक यू सो मच। जिसके भी प्रश्न है कृपया वो रेज हैंड कर लें। निधि जी, आप अगर ऑनलाइन हैं तो आप भी इसको देख सकती हैं। यस यस यस, या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप रेज हैंड भी कर सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। एंड डेफिनेटली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम प्रदीप सर से रूबरू हो सकते हैं। एक रेखा सेठिया, मनीषा जी बांठिया, मनीषा बांठिया। जय जिनेंद्र सर, आपने बोला था कि हेलो, यस यू आर ऑडिबल, प्लीज प्रोसीड। सर आपने बोला था कि वी शुड फॉरगेट व्हाटएवर हैपेंस, जो भी होता है हमको भूलना चाहिए एंड देन फॉरगिव देम। वो भूलना ही नहीं होता, वो कैसे करें? हाउ शुड आई फॉरगेट द पीपल हु हैज हर्टेड मी? वो भूलना ही नहीं होता, वो एक दिल के अंदर लाइक इट हैज मेड वन स्मॉल प्लेस इनसाइड माय माइंड एंड हार्ट एंड आई एम नॉट एबल टू लीव दैट। अगर आपको मालूम होता कि जिस आदमी ने एक कोई एक्शन या कोई ऐसी बात कही आपको, वो बात इसलिए उसने कही है कि वो मेंटली संतुलित नहीं है, उसमें कुछ पागलपन का अंश है, और वो पागलपन की स्थिति में आपको उसने ये एक्शन लिया या ये बात कही, तो फिर भी क्या आपके मन में ये कष्टदायक रहेगा या आप उसको इजीली भूल जाएंगे? समझिए आपके घर में कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, या आपके कोई किसी के घर गए, वहां पर एक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, उसने आपको आके थप्पड़ मार दिया, या आपकी कोई चीज, आपको ऐसी कोई चीज कर दी जिससे आप नॉर्मली आपको कष्ट होता है, क्या आप उस पर गुस्सा करेंगी? नहीं सर, नहीं करेंगी ना। नहीं करेंगे। वो जो व्यक्ति जिससे आप खफा है, जिसने आपको कष्ट दिया, वो मेंटली रिटार्डेड, आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है।
तो हमको ऐसे मान लेना चाहिए कि वो ऐसे हैं, बिल्कुल, तो अपने आप हो जाएगा। बिकॉज ठीक है। वो है, आपको दिख नहीं रहा है, आपको लग रहा है वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो बहुत पैसे कमा रहा है, वो बहुत केपेबल है, वो सब कुछ है, फिर होते हुए भी उसके माइंड में कहीं वो मेंटली रिटार्डेड होने के सिम्टम्स हैं, जिसके कारण वो ये सब चीजें कर रहा है। आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि बाकी क्षेत्र में वो है नहीं। नॉर्मली जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड वो हर जगह मेंटली रिटार्डेड, लेकिन ये पार्शियली मेंटली रिटार्डेड है, ओके। ये कुछ अंश तक मेंटली रिटार्डेड है। अगर आपको वो मेंटली रिटार्डेड पन उसमें दिख जाएगा तो आपको कष्ट नहीं होगा, वो लेकिन है, और इसे आपको दिखना चाहिए। थैंक यू सर। रेखा जी सेठिया। Jai Jinendra. Thank you, sir, for this enlightening session. And I have one question. As same, since अभी गुरु ने पूछा उसी के रिगार्ड में ही है, पर मैं थोड़ा सा उसमें और एक जस्टिफाइबल आंसर चाहूंगी कि somehow we try कि ठीक है कि नहीं हो सकता है उस that is a maybe सिचुएशन ऐसा होगा, ऐसा बोल दिया है, लेकिन वो चीज इतनी इम्पैक्ट करती है कि वो आपका हार्ट नहीं, आपका माइंड में जो प्लेस ले चुकी है, उस माइंड से फ्री कैसे हूँ हम? बिकॉज इट्स वेरी इजी कि कहना एंड टेकिंग इन टू द प्रैक्टिस, बिकॉज जैनिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम रोज समायाचना करते हैं, खाना भी कर लेते हैं, लेकिन वो चीज हम कैरी ऑन किए जा रहे हैं, तो उससे भी कर्मों का बंधन हो रहा है, ये भी चीजों से हम अवेयर है, पर वो छूट नहीं रहा है, वो बंधन कैसे हम कट करें? सर ऐसा एक सिमिलर प्रश्न भी चैट बॉक्स में है, दैट सेज कि ठीक है एक टाइम के लिए तो हम भूल जाते हैं या फॉरगिव और फॉरगेट दोनों कर लेते हैं, बट अगेन जब ऐसा कोई इंसिडेंट आता है तब अचानक से वो चीज वापस क्रॉप अप होती है, वापस याद आता है और वापस हर्ट होते हैं। तो आई गेस ये दोनों चीजें सिमिलर है, तो प्लीज आप एनलाइटन करें हमें। देखिए, दो चीज है, एक तो ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा और आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा मेंटली कि इस बार बार इस कष्ट को सोच के, इस वाकये को बार बार माइंड में रीलिव करके या उसके उस कष्ट को याद करके उस आदमी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मेरा ही नुकसान हो रहा है, मैं कष्ट पा रही हूँ, मैं बार बार क्यों अपने आप को कष्ट दूं इस बात को सोच के, इसलिए मुझे एफर्ट करना चाहिए कि मैं इस बात को भूलूं। पहले तो आप उसका बेनिफिट देखिए, उस भूलने का, उस भूलने का बेनिफिट सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है। पहली बात तो ये आप सोचे कि ये देखिए, कोई भी चीज अगर आपको बेनिफिट देती है, पहले तो आप अपने आप को कंडीशन करिए कि इसको भूलने से सबसे ज्यादा फायदा मुझे हो रहा है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको भूलूं, फर्स्ट। सेकंड, आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, क्योंकि मेंटली रिटार्डेडनेस कोई पूरा नहीं होता है, हमारे में छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं हर आदमी में, वो छोटे छोटे ट्रेड्स में आके हम लोग, देखिए आपको कौन नीचा दिखाने की चेष्टा करेगा? जो इनसिक्योर्ड है आपके प्रेजेंस में, जिसको आप एक थ्रेट लग रही हैं कि आप इतनी सुंदर हैं, आप इतनी केपेबल हैं, आप इतनी काबिल हैं, आपके सामने मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ, उस छोटेपन से मुक्ति पाने के लिए आपको नीचा दिखाने की वो चेष्टा करेगा। तो वो उसकी इनसिक्योरिटी है, वो बीमार है। इनसिक्योर पीपल आर सिक पीपल। तो अगर आपको लगे कि यार ये सिक पीपल है, ये अपनी सिकनेस के कारण ऐसा कर रहा है, तो आप शायद ज्यादा कंपैशनेट होकर उस चीज को देखें और आपको शायद लगे कि यार इसे तो सहानुभूति करनी चाहिए, मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ? ये तो सहानुभूति मेरी सहानुभूति के लिए है, इस पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, खुद ही सिक है। तो आपको एक शायद सुकून मिले ऐसा सोच के कि ये व्यक्ति से गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, आदमी ऐसे बेचारा है। और थर्ड, आपके मन में ये हो जाना चाहिए कि कोई कितनी चेष्टा करे मुझे नीचा दिखाने की, कोई कितनी चेष्टा करे मुझे हर्ट करने की, मेरे को हर्ट कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि उसके बस का नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके समझिए कोई, आप एक ग्रुप में है और किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, आप क्या सोचते हैं बाकी लोगों की सहानुभूति किससे होगी? बाकी लोग, अगर आपने रिएक्ट नहीं किया, समझिए उस एक तरह की स्थिति में जहां आप रिएक्ट कर सकती थी बुरी तरह से, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने आपको रोक लिया, आपने रिएक्ट नहीं किया, मेरे ख्याल में उस स्थिति में आपका आदर उनकी नजरों में बढ़ जाएगा,
वो लोग आपको रेस्पेक्ट ज्यादा देंगे और उस व्यक्ति की इज्जत घट जाएगी। वो क्या कितनी चेष्टा करे आपकी इज्जत को, आपको ह्यूमिलेट करने की, ह्यूमिलेट वो खुद हो रहा है, क्योंकि बाकी सारे लोगों की नजर में वो एक निकृष्ट काम कर रहा है, आप बहुत समझदारी का काम कर रही है। तो ये सब सारी चीजों को अगर आप ध्यान में देंगी, मुझे लगेगा कि आपको भूलने की प्रक्रिया शायद थोड़ी सहज हो जाए। सर, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है कि हम उस समय भूल जाते हैं, लेकिन हम भूल गए, फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया, लेकिन वापस उस पर्सन पे कभी भी वो बिलीव या वो प्रेम या वो विश्वास हम पैदा नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली तो जो गांठ है वो गांठ रही गई, क्योंकि वापस वो रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकता। तो आपको नॉर्मल करने की जरूरत भी नहीं है, आपको नॉर्मल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति वैसा ही है, वो आपके प्रेम के लायक है नहीं। तो आप उसको करिए मत। अगर आप वापस उसके पास प्रेम करने जा रही हैं तो आप अपनी आंखें मीच रही हैं, आपके प्रेम का वो लायक है नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि माफ करने का मतलब हो गया कि आप वापस उसको उतना ही प्रेम करिए और वही रिलेशन, वो आपको वापस हर्ट करेगा, क्योंकि वो बीमार व्यक्ति है, उसकी आदत है हर्ट करना। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। उसके बाद आपको जब पता चल गया कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये मुझे मेरे प्रेम का रेसिप्रोकेशन प्रेम से नहीं देगा, बट कि मेरे को नेस्टी बिहेवियर से करेगा, तो उससे दूर रहिए। मैं ये नहीं करूं उसके बाद वापस जाइए, बिल्कुल ही मत जाइए। वो गांठ नहीं है। गांठ का मतलब हुआ कि आपके भीतर रिवेंज की भावना है, उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूं। नहीं, उसने ऐसे किया, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं उस बात को याद ही नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना बचाव जरूर करूंगी कि उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। थैंक यू सर। एंड टीएमएम विजयनगर प्रेसिडेंट प्रेम जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हेलो सर, जय जिनेंद्र। ऐसे तो मेरी काफी चीजों का सॉल्यूशन आपने कर ही दिया है। मैं ये पूछना चाह रही थी, भूल तो देखिए हर इंसान से हो सकती है, गलतियां भी, हम काम करेंगे तो गलतियां होगी, काम नहीं करेंगे तो गलतियां होगी नहीं। और मैं गॉड गिफ्ट है कि मैं बहुत जल्दी खमत खाना भी सभी से कर लेती हूँ। ये कैसे संभव हो कि सामने वाले को भी ये लगे, मैं किस शब्दों में बोलूं कि नहीं रियली मैंने अंतर दिल से आपको माफ कर दिया या मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर दी है, तो उनके दिल से मैं कैसे वो धो सकूं कि उनको भी लगे नहीं मैं सचमुच में अंतर दिल से ये सब कर रही हूँ। देखिए, उनके दिल पर, उनकी सोच पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप सिर्फ अपने बिहेवियर, अपनी सोच पर कंट्रोल है आपका। आपने अगर उसको माफ कर दिया और आपके बिहेवियर में उन्होंने देखा कि आप वास्तव में जो आपने माफ किया है वो आपके बिहेवियर में, आपके आचरण में झलक रहा है, तो धीरे धीरे वो ये मान लेंगे कि आपने सचमुच में माफ कर दिया है। वो एक दिन में होगा नहीं, वो इंस्टेंस होगा नहीं, आप कितनी चेष्टा कर लीजिए, और वो आपके बस में है भी नहीं। इसलिए वो आप चेष्टा भी मत करिए, उसको टाइम दीजिए, वो अपने हिसाब से उसको मानेगा। थैंक यू सर। प्रीति जी, जैन मुंबई, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस। ओके। जैसे अभी मैम ने कहा कि सबसे गलतियां होती है और हम भी माफी भी मांग लेते हैं, पर आई थिंक मेरे में एक ऐसी क्वालिटी, और यू कैन, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मैं आई थिंक मैं वही टाइम ही मुझे लगता है कि उनको भी रियलाइज कभी कभी करना पड़ता है कि वो भी गलत है, और फिर मैं आई एम क्लियर फ्रॉम माई साइड। हम बोलते हैं ना, मेरा हार्ट भी क्लियर हो जाता है एंड आई फील लाइक आई एम आउट ऑफ ऑल दिस, और मुझे लगता है कि अब मेरा माइंड भी फ्रेश हो गया है, आई एम नॉट अगेन इन्वॉल्व इन दैट। तो मुझे लगता है कि वो टाइम ही थोड़ा सा चीज क्लियर हो जावे और हम अपनी साइड से भी एकदम बोलते हैं ना, माइंड भी फ्रेश हो जाए, कि वो नहीं तो वो चीज को घुट घुट के लेके जाना आगे, तो और भी ऐसे लगता है। तो कैन यू सजेस्ट मी आई एम राइट? और देखिए, हमारा बस हमारे ऊपर है, और हम हमारे बिहेवियर, हमारे सोच, हमारी भावनाओं पर हमारा कंट्रोल है। दूसरों की भावनाओं पर, दूसरों के आचरण पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए आप सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। आपके बिहेवियर से दूसरे इन्फ्लुएंस होके शायद उनको ये रियलाइज हो जाए कि उनकी गलती है और वो अपनी गलती मान ले, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसके बाद में नहीं माने तो आप छोड़ दीजिए उनको,
वो अपना अपना वो खुद जानेंगे। देखिए महावीर स्वामी ने ये बहुत बार कहा कि हम हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल है, दूसरों पर कंट्रोल नहीं है हमारा। हम दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, दूसरे अपने आप के अपने विचार से इन्फ्लुएंस होंगे। तो हम अपने ऊपर अपने को शांत रखे ना, बस बाकी अगला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है अगला समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ABTMM टू ऑर्गेनाइज सच अ ब्यूटीफुल सेशन, लाइफ चेंजिंग सेशन है ये सर। काफी सॉल्यूशंस तो हमें मिल गए हैं। एक जस्ट मेरा एक ये ख्याल आया कि ये अभी कंपटीशन का जमाना है और टेक्नोलॉजी के साथ हम चलते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जब हम कंपटीशन में कितनी बार होता है कि सामने वाले हमें डाउनफॉल करने की कोशिश करते हैं, वेदर वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो उस समय मन में कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती है कि वी आर ऑल्सो डूइंग आवर बेस्ट, बट देन व्हाई इट्स गोइंग ऑन, व्हाई इट्स हैपनिंग। तो काफी समझाते हैं मन को भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा राग द्वेष वाली चीज तो हमारे मन में आ ही जाती है। तो उसका हम कैसे क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं कि मतलब जहां हमारी मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी केवल कंपटीशन के कारण हम एक दूसरे को डाउनफॉल करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ह्यूमन रेस का जितना डेवलपमेंट हुआ है ना, हम लोग एक ऐसी स्थिति में जहां पर हम जंगलों में रहते थे, कपड़े नहीं थे, आग भी शायद नहीं थी, और जंगली जानवरों को मार के खाया करते थे, कोई कुछ टेक्नोलॉजी थी नहीं। उससे हम इस स्थिति में आज पहुंच गए हैं कि हम सब चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ये संभव जब हुआ ह्यूमन कोऑपरेशन से। ह्यूमन कोऑपरेशन माने हम एक दूसरे को हेल्प करके, एक साथ टीम बिल्डिंग करके, एक टीम में काम करके हमने इस स्थिति पर पहुंचे हैं। कंपटीशन जो है वो अपने आप से होना चाहिए, कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। हमारा आज यस्टरडे से बेहतर हो और कल आज से बेहतर हो। हम हमारे खुद के कॉम्पिटिटर हैं, कोई एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर हमको नहीं चाहिए। जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारा कंपटीशन हमसे खुद से है और हम रोज, आज हमारा दिन हमारे पहले दिन से बेहतर होना चाहिए, इसकी हम चेष्टा करें, तो आपको लगेगा कि वो एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर से किस लिए हमको कम्पीट करना है? हमको अपने आप से कम्पीट करना है और दूसरों से हम कोऑपरेशन करें, दूसरों को हेल्प करें, दूसरों को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करें। अगर आप इस तरह की स्थिति मनस्थिति में आ जाएंगी तो आपको कंपटीशन कभी कष्ट नहीं देगा। और आप जब लोगों को कोऑपरेट करेंगी, लोगों को हेल्प करेंगी, तो आपको मन में तो बहुत आनंद आएगा ही, आप देखेंगे कि दूसरे भी आपको इसी तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे। तो ये हमारा होना चाहिए। कंपटीशन का जमाना है तो अपने आप से कॉम्पीट करिए, दूसरों से मत करिए कॉम्पीट, आप अपने आप से कॉम्पीट करिए। थैंक यू सर। Coming up with the last question, रूबी जी बापना गुरुग्राम से, this would be the last। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र नीलम जी, थैंक यू सो मच। प्रदीप जी थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा सेशन हमारा शुरू करवाया और हमने बहुत ही इससे सीखा है। मेरा एक प्रश्न है, जैसे सबने पूछा कि हम दूसरों को कैसे माफ करें, दूसरों के लिए हम कैसे क्या करें। मेरा प्रश्न अपने स्वयं के लिए है कि हम कभी कभी होता है कि जैसे हमारे हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, उनके लिए हम बहुत अच्छा कर सकते हैं या हम करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने आप को माफ करें कि हम ये नहीं कर पाए। मतलब कर सकते थे और हम नहीं कर पाए, और कभी कभी होता है हम कर भी नहीं सकते तो हम समझा नहीं पाते कि नहीं यार ये हमारे बस में नहीं था, हमने बेस्ट से बेस्ट करा, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए आप भी एक ह्यूमन बीइंग है और हम सब ह्यूमन बीइंग अपने बेस्ट से बेस्ट करने के लिए नहीं आए। आप ये छोड़ दीजिए कि आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, हर टाइम आप परफेक्ट करेंगे, हर टाइम यू विल बी द बेस्ट। बेस्ट का मतलब है कि आप अपने लिए भी सोचें, सब समय खाली हस्बैंड और बच्चों के लिए ना सोचें, एक बैलेंस्ड एटीट्यूड रखें। बैलेंस्ड एटीट्यूड मतलब आप के लिए आप सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट है। अपने आप को खुश रखना, अपने आप को आनंद देना आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पति को और बच्चों को खुश रखने के पहले अपने आप को खुश रखने की है। और अपने आप को खुश रखने की प्रचेष्टा में या क्रिया में आपको लगता है कि आप पति को और अपने बच्चों को उतना ना दे पा रही हैं जितना कि आप शायद दे सकती है, अपने को स्ट्रेस करके, अपने आप अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके, वो नहीं है। पहली तो चीज ये है कि आप जो कर रही हैं आप अच्छा ही कर रही हैं।
और अगर वो नहीं कर पा रही हैं जो परफेक्शन में होना चाहिए, तो वो परफेक्शन के अपने आप की खुशी, अपने आप की सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए करना, ये बेस्ट नहीं है। ये हमने भूल धारणा पाल रखी है। और दूसरी बात ये कि अगर नहीं करना चाहिए तो क्या हुआ, अरे आप भी तो ह्यूमन बीइंग है, आप कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी है, आपसे भी गलतियां होंगी जैसे दूसरों से होती है, तो माफ जिस दूसरों को करेंगे तो खुद को भी कर लीजिए। अपने आप को सुपर ह्यूमन बनाने की चेष्टा मत करिए, आप है नहीं। Good one, sir. I think we've taken much of questions and it's almost 7. So बहुत सारे सेशन तो अच्छा था ही, और राइट टाइम पे राइट सेशन। हमने 2 क्लासेस मिस कर दी, बट स्टिल कुछ बहुत अच्छा राइट टाइम पे होना होता है। कुछ दिनों में सावन शुरू हो रहा है और ये हमारी फॉरगिवनेस की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में आएगी। तो यस, एंड एक जन ने याद दिलाया था PLS, तो इतने जन जुड़े हुए हैं, सबको बता दूं कि हमारे 13पंथीज में एक प्रेक्षा लाइफ स्किल्स का एक बहुत अच्छा सेशन चलता था, जो समनी शुक्ल प्रज्ञा जी और कुछ समनिया लेती थी, और उस कोर्स की डिजाइनिंग में श्रीमान प्रदीप जी का बहुत श्रम लगा, योगदान रहा। एंड काफी जनों ने सर पूछा है कि वो सॉफ्ट कॉपी तो आप प्लीज, या मैं मोमिता मैम से बात करके उनसे ले लेती हूँ, तो वो हम कुछ ही दिनों में आपको 1-2 दिन में आपको सर्कुलेट कर देंगे। सर का YouTube चैनल आपको लिंक भेज दिया जाएगा, तो जब आपको कुछ ऐसी देखनी हो तो आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। हमने इस सेशन को लाइव नहीं किया है सर, बिकॉज इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मर्जी हो वहां जाके देख लें। जब आप लाइव पधार रहे हैं तो हमारा एक लक्ष्य था कि लोग लाइव आकर आपको सुने, हम इसलिए हमने इसे लाइव नहीं किया। हालांकि सेशंस के बाद रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो मे बी इन कोर्स ऑफ टाइम हम हमारे फेसबुक चैनल पे इसे लगा दें। सो टू डिलीवर वोट ऑफ थैंक्स आई वुड रिक्वेस्ट मिसेस जयंती जी सिंघी, प्लीज डिलीवर वोट ऑफ थैंक्स। जय जिनेंद्र सभी को, आराध्य के चरणों में वंदन। अखिल भारतीय 13पंथ महिला मंडल के अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी, और सभी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी सदस्यों से, और आज के प्रमुख जो वक्ता हैं प्रदीप जी, उन सभी से सादर जय जिनेंद्र। आपका आज बहुत बहुत आभार करती हूँ प्रदीप जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें फॉरगिवनेस, क्षमा, जो हम प्रतिक्रमण हमेशा करते हैं, शब्दों से तो हम करते हैं, लेकिन क्या पता मन में फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गांठें, कुछ बातें रह ही जाती है, उनको कैसे किया जाए उसे आपने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया, तो आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। तो ये नजरअंदाज कैसे किया जाए, यही आपने सिखाया, यही आपने हमें बताया, तो आपका बहुत बहुत आभार। और जो भी जितने भी आज हमारे साथ सदस्य सब जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापन करती हूँ। ओम राम।